हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज मिश्रा लखनऊ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल के बारे में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो हम पहला चैप्टर जो पढ़ रहे थे भारत के भूगोल में है भारत का भू आकृतिक प्रदेश। उसमें हमने हिमालय के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात जो हमने पढ़ा वो है मैदान के बारे में और पठार के बारे में। आज हम भारत के जो है तटीय मैदानों के बारे में पढ़ेंगे और घाटों के बारे में पढ़ेंगे, तटीय घाट के बारे में। तो वीडियो देखने से पहले इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं। तो पश्चिमी घाट कहाँ से स्टार्ट होता है? पश्चिमी घाट हमारा गुजरात से स्टार्ट होता है। गुजरात से स्टार्ट होगा। गुजरात से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। तो गुजरात के कौन से एरिया से? इंपॉर्टेंट है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी से। नोट करते जाइएगा, मैपिंग जरूर कीजिएगा। मैप ही अगर आप करेंगे तो ही आप शायद सिविल सर्विसेज में आईएएस पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है। तो कच्छ की खाड़ी से लेकर कहाँ तक का क्षेत्र आता है? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक का क्षेत्र आएगा किस क्षेत्र में? हमारा पश्चिमी घाट में। कितना एरिया है ये? 1600 किलोमीटर तक का एरिया है, 1600 किलोमीटर। तो अब बात आती है कि इसको हम पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। सह्याद्री क्यों बोलते हैं? सह्याद्री का मतलब होता है जो साथ साथ यात्रा करें। अगर आप यात्रा करेंगे यहाँ से तो आपको लगेगा कि पहाड़ आपके साथ चलते जा रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि कंटिन्यूअस है ये। यहाँ से लेकर आपको क्या है, ये कंटिन्यूअस पड़ेंगे, तो इन्हें सह्याद्री कहा जाता है। कितना क्षेत्र है ये? 1600 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। ये एक्चुअली जो है आपको, ये कगार पर्वत है, ये एक्चुअल पर्वत नहीं है, ये कगार पर्वत है। और इनका निर्माण किस प्रकार हुआ? इनका निर्माण हुआ जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और अफ्रीका से अलग हुआ, तो इन कगार पर्वतों का निर्माण हुआ। जब हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे या उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्रियाविधि के बारे में, उनकी उत्पत्ति की क्रियाविधि के बारे में, तो हम आपको पश्चिमी घाट के कगार पर्वतों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 1600 किलोमीटर की लंबाई है इनकी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। सह्याद्री इन्हें कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे की नदियाँ हैं, यहाँ की नदियाँ वो नहीं बनाती हैं डेल्टा। क्यों? क्योंकि इनकी वेग बहुत तेज होता है और अवसाद को फैला नहीं पाती हैं। एरिया कम है, अवसाद को फैला नहीं पाती हैं। वेग अधिक होता है क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। इस वजह से ये डेल्टा का निर्माण करके किसकी? एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। और एस्चुरीज को क्या कहते हैं हिंदी में? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इंपॉर्टेंट है, ज्वार नद, पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को ने इन्हें 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल की संज्ञा प्रदान की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के। तो ये हमारा क्या था? पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट जो है बहुत कटा फटा है, इस वजह से यहाँ पर बंदरगाह आसानी से बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी घाट से संलग्न एडजेसेंट जुड़े हुए क्या है तटीय मैदान के बारे में। तो कुछ चीज़ें हम तटीय मैदानों के बारे में भी जान लें कि तटीय मैदान कैसे बने होंगे। तो तटीय मैदानों का जो निर्माण है, उनका निर्माण किस प्रकार हुआ है? उनका निर्माण नदियों के अवसादों से, या जो है नदियों के अवसादों से हुआ है, या फिर किससे हुआ है? जो इधर का जो समुद्र के पानी का जो है, जो समुद्र के पानी से अपर्दन या निक्षेपण होता है, उससे जो है जो मैदान बने उन्हें ही तटीय मैदान कहा गया। इन तटीय मैदान का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। इन तटीय मैदानों में आपको लगून्स या कयाल देखने को मिलते हैं, जिनको केरला में कयाल कहते हैं। केरला में इनको क्या कहेंगे?
कयाल एक प्रकार की क्या होती है, लेक ही होती है। कयाल या बैक वाटर, इनको कयाल या बैक वाटर कहा जाता है। कयाल मैं आपको बता दे रहा हूं समझाने के लिए कि क्या होते हैं। जब भी कोई वाटर बॉडी, जब भी कोई लेक, वाटर बॉडी में मतलब लेक हो, रिवर हो, नदी हो, जब भी वो किसी तरीके से समुद्र से जुड़ी हो और दोनों के पानी आपस में क्या हो, मिल जाते हो, तो उस जगह को क्या कहेंगे, बैक वाटर कहा जाएंगे। और केरला अपना बैक वाटर के लिए क्या है, बहुत फेमस है। और वहीं की ही एक पन्नामुद्दा करके एक लेक है, बैक वाटर लेक है, जिसमें क्या है, नौका रेस होती है। अधिकतर आपने फिल्मों में देखा होगा कि नौका रेस होती है। इसको नेहरू ट्रॉफी भी कहा जाता है कि इसमें नौकायन का रेस होती है, वो बहुत फेमस है। तो ये है केरला का कयाल। अब हम देखते हैं कि जो इनकी जो श्रेणियां हैं, इनकी जो पर्वत श्रेणियां हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे है, उत्तर से आप दक्षिण के बीच में क्रम याद रख लीजिएगा। पहला क्या है, पहला है नीलगिरी, पहला है नीलगिरी। दूसरा है अन्नामलाई, अन्नामलाई इंपॉर्टेंट है। पहला नीलगिरी, दूसरा अन्नामलाई और तीसरा है कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ। इनकी स्थिति देखिएगा, नीलगिरी जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, वही जो गांठ बनती है पर्वतों की, वो नीलगिरी है। नीलगिरी में ही आपको जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है क्या है, डोडा बेटा, इंपॉर्टेंट है डोडा बेटा। और यहीं पर आपको ऊटी भी मिलेगा, नीलगिरी पर ही ऊटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊटी आपको नीलगिरी पे है। और साइलेंट वैली, शांत घाटी, हाँ ये ध्यान रखने वाली है कि शांत घाटी आपको केरला में और ऊटी आपको जो है तमिलनाडु में मिलेगी। अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको अनाईमुदी कहते हैं। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अन्नामुदाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो हमने देखा अभी तक। अब हम आप बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो आइए पश्चिमी घाट के देखते हैं कि पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है। तो पश्चिमी घाट के पहले देख लेते हैं। पश्चिमी घाट आपका स्वर्ण रेखा नदी से जो है आपका कन्याकुमारी तक, ये भी क्या है, स्वर्ण रेखा नदी, मतलब उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक। यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये इतना कंटिन्यूअस नहीं है, ये इतना ऊंचा नहीं है। पश्चिमी घाट की अपेक्षाकृत ये कम ऊंचा है और कम कंटिन्यूअस है, बहुत कटा फटा है। क्यों कटा फटा है, क्योंकि यहाँ से बहुत नदियाँ गुजरती हैं और बहुत नदियाँ गुजरने की वजह से ये क्या है, ये कट फिट गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल रहा था, वो आप नोट कर लीजिए कि पश्चिमी घाट के संबंध में, पश्चिमी घाट को गुजरात से लेकर गोवा तक, गुजरात से लेकर गोवा तक क्या कहा जाता है, कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक क्या कहा जाता है, कोंकण तक। और गोवा से लेकर मंगलुरु तक को इसको क्या कहा जाता है, कन्नड़ तट। और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक इसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट, मालाबार तट। तो अगर हम इसको 1, 2 और 3 रैंकिंग दे दें तो गुजरात से लेकर आपका गोवा तक इसको हम क्या कहेंगे, 1 कोंकण तट। गोवा से लेकर मंगलुरु तक इसको हम क्या कहेंगे, कन्नड़ तट। और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक इसे क्या कहेंगे, मालाबार तट। ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर वापस आते हैं हम पूर्वी घाट पे। तो पूर्वी घाट जो है वो इतना कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों, क्योंकि नदियाँ बहुत इधर से गुजरती हैं। आपको मैंने बताया था प्रायद्वीपीय पठार का जो ढलान है वो किस तरफ है, पूर्व की तरफ। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नदियों का क्या है, क्रम हमें याद होना चाहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्रम याद रखिएगा। पहले जो नदी होगी वो कौन सी होगी, दामोदर, दामोदर। फिर कौन सी नदी होगी, स्वर्णरेखा। फिर कौन सी नदी होगी, ब्राह्मणी।
फिर कौन सी नदी होगी? महानदी। फिर कौन सी होगी? गोदावरी। फिर कौन सी नदी होगी आपकी? कृष्णा। फिर कौन सी नदी होगी? पेन्नार। फिर कौन सी होगी नदी आपकी? कावेरी। और फिर कौन सी नदी होगी आपकी? वैगाई। ये क्रम आप नोट कर लीजिएगा, ये क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी तरीके से चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये नदियां भी ये तटीय मैदान भी किस प्रकार बने होंगे? ये तटीय मैदान भी इन्हीं अवसाद की वजह से बनेंगे। और इधर की नदियां क्या होती हैं? अपेक्षाकृत मंद गति से बहती हैं, इसी वजह से अवसादों को निक्षेपित करती हैं, और इस वजह से यहाँ की नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी जो पूर्वी घाट की नदियाँ होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा। और पश्चिमी घाट की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरीज का या ज्वार नदमुख का। अब ये तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उत्तर से लेकर दक्षिण तक में नदियों का क्या है क्रम देख लिया। अब हम आते हैं कि इनके जो तट को है वो भी 3 भागों में बांटा जाता है। तो स्वर्ण रेखा से लेकर महानदी के बीच का जो तट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्कल तट। उत्कल तट। और महानदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो तट है उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा तट कहते हैं? कोरोमंडल तट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे बचती है। वह इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पर्वतों का क्रम। पर्वतों का क्रम भी बहुत पूछा जाता है, तो मुझे पता है कि आप नोट कर लेंगे, नहीं तो आप पॉज करके रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। अब पर्वतों का क्रम देखते हैं कि पर्वतों का क्रम क्या है। तो पर्वतों का क्रम एक बार देख लीजिए, और ये पर्वतों का क्रम क्या है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक में है। तो सबसे पहला जो पर्वत है वो क्या है? वो है आपका नल्लामलाई। दूसरा जो पर्वत है वो है वेलिकोंडा। तीसरा जो पर्वत है वो है पालकोंडा। चौथा जो पर्वत है वो है नगारी। और ये सब किस में है? ये सब आपका आंध्र प्रदेश में है। अब तमिलनाडु के भी कुछ पर्वत हम देख लेते हैं। तमिलनाडु के पर्वत देखते हैं। आपका जो पहला तमिलनाडु का पर्वत होगा वो है जवादी। दूसरा सेवराय। तीसरा आपका पंचमलाई। और चौथा आपका होगा सिरुमलाई। ये आपका तमिलनाडु में। इधर जो झीलें पाई जाती थी उसे हम कयाल कहते थे, और इधर जो झीलें पाई जाती हैं उन्हें हम लगून कहा जाता है। वो जैसे पुल्लिकट में पुल्लिकट झील है आंध्र प्रदेश में, और चिल्का है आपका उड़ीसा में। तो ये पश्चिमी और पूर्वी घाट और उससे संलग्न तटीय मैदानों से संबंधित कुछ फैक्ट थे और कुछ कंसेप्ट थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।